हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोध सर पर। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और जिनके एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के लॉन्ग और शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले की वीडियोज़ में हम एमसीक्यूज़ और निश्चित उत्तर प्रश्न जितने भी आते हैं उन सबको कवर कर चुके हैं, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन पीडीएफ्स की नोट चाहिए या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो में पढ़ाए जा रहे हैं इनके पीडीएफ चाहिए, तो आप सिंपल वेबसाइट पे जाकर एक नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्रव की अविनाशिता का नियम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा द्रव अविनाशी है, अर्थात द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया के पूर्व था। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आप जैसे ये है, यदि 20 ग्राम चीनी C12H2O11 को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो आपको सिंपल सांद्रता निकालनी है, तो आपको मोलरता का सूत्र लिखना होगा और जो आपको वैल्यूज दे रखी है आपको फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिखाए जाएंगे आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है, दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक जे.एल.प्रॉस्ट ने किया था सन 1919 में। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो तत्व के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। ये लॉन्ग टाइप आंसर है, इसलिए पहला जैसे पूछा गया स्थिर अनुपात का नियम, तो आपने नियम के बारे में बता दिया, फिर दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट भी करना है। तो सिंपल हमने पहला उदाहरण दिया और फिर दूसरा उदाहरण दिया और इनको स्पष्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू से आप क्या समझते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई की हम परिभाषा लिखेंगे, फिर हम उसका सूत्र लिखेंगे और उसको एक उदाहरण सहित हम समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है मोल संकल्पता क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। सबसे हम मोल संकल्पता के बारे में लिखेंगे कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें हमने मोल संकल्पता के बारे में बता दिया। फिर हम इसमें बताएंगे कि इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान की परिभाषा दीजिए। तो फिर हम मोल संकल्पता की आवश्यकता क्यों है, हमने यहाँ पे उसकी आवश्यकता के बारे में बताया, उसका उदाहरण दिया। फिर हमने मोल द्रव्यमान की परिभाषा लिखी कि किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। हमें फिर उसका उदाहरण दे दिया यहाँ पे। इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट अपना आंसर लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए तथा ऊर्जा के क्वांटीकरण की व्याख्या कीजिए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील बोर के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर करते हुए निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। तो पहली परिकल्पना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल स्थिर या अचर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। दूसरी परिकल्पना है कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। और थर्ड पॉइंट है किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता, अर्थात वह एक निश्चित ऊर्जा से घूमता रहता है। फोर्थ पॉइंट है जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटा में होता है। यदि E1 तथा E2 क्रमशः पहले और दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के मान हो तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा डेल्टा E को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू HV, जहाँ पे H क्या है, प्लांक स्थिरांक होता है, और V क्या होती है, उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा की आवृत्ति होती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है
इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है और 6 पॉइंट में आपको कोणीय संवेग के बारे में बताना है और कोणीय संवेग के सूत्र को यहाँ पे आपको डिफाइन भी करना है। अगला क्वेश्चन आएगा क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं? परमाणु की क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक का वर्णन कीजिए। और ऐसे भी पूछ सकता है कि क्वांटम संख्या क्या है और इससे आप क्या समझते हैं? तो आपको सिंपल क्वांटम संख्याओं के बारे में बताना है और क्वांटम संख्याओं के प्रकार बताने हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताना है, फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में बताना है, फिर आएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या और फिर चक्रण क्वांटम संख्या। तो आपको क्वांटम संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है, फिर उसके प्रकार को भी अच्छे से डिफाइन कर देना है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस ऐसे पढ़ के कवर नहीं कराए जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, इसके अनुप्रयोग बताइए अथवा पाउली का अपवर्जन नियम क्या है उदाहरण से ही समझाइए। तो पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में बताना है, उसकी परिभाषा देनी है, उसका सूत्र बताना है और उसको डिफाइन करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉबेराइनर त्रिक डॉबेराइनर के त्रिक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सिंपल आंसर, डॉबेराइनर ने लगभग समान गुणधर्म वाले अनेक तत्वों को 3-3 के समूह में उनके परमाणु भार में वृद्धि के क्रमानुसार रखा। इस प्रकार के समूह डॉबेराइनर के त्रिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? सिंपल, परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या की हम यहाँ पे परिभाषा देंगे। किसी तत्व के परमाणु की नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो की प्रभावी दूरी इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और आणविक त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी आयन के नाभिक के केंद्र से वह प्रभावी दूरी जहां तक नाभिक इलेक्ट्रॉन मेघ या इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, आणविक त्रिज्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है धनायनों का आकार अपने जनक परमाणु से कम क्यों होता है? इसका उत्तर होगा धनायन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर प्राप्त होते हैं, अर्थात इस स्थिति में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, फलस्वरूप नाभिक के आवेश बढ़ जाता है तथा धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम धातु की तुलना में सोडियम क्लोराइड कठोर क्यों होता है? तो सिंपल हमें बताना है कि क्योंकि सोडियम क्लोराइड में Na+ तथा Cl- आयनों के बीच प्रबल आयनिक आबंध विद्यमान होता है, जबकि सोडियम धातु में Na परमाणु के बीच दुर्बल धात्विक आबंध होता है। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है? आपको सिंपल इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में यहाँ पे क्लासिफाइड तरीके से आपको आंसर लिखना होगा पॉइंट टू पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित परमाणु क्रमांकों के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कारण सहित लिखिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, उसके बाद हमें इसमें बताना है कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है और आवर्त सारणी में इसका कहाँ स्थान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों को स्पष्ट कीजिए। आवरण प्रभाव, भेदन प्रभाव और धात्विक गुण। सबसे पहले हम आवरण प्रभाव को परिभाषित करेंगे, उसकी परिभाषा लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे भेदन प्रभाव किसे कहते हैं उसके बारे में, फिर हम लिखेंगे धात्विक गुण और उसकी परिभाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुनाद क्या है? तो अनुनाद किसी यौगिक की दो या अधिक संरचना उपस्थित होने की परिघटना है जिसमें से प्रत्येक संरचना यौगिक के कुछ गुणों को स्पष्ट करती है, परंतु इनमें से कोई भी संरचना यौगिक के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं करती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन है C2H4 तथा C2H2 अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः द्विआबंध तथा त्रिआबंध के निर्माण को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। आप इन क्वेश्चन के अच्छे से वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर लिखिए। तो इसमें एक तरफ हमने सिग्मा आबंध लिए हैं और एक तरफ पाई आबंध लिए हैं। उसका पहला पॉइंट होगा यह कक्षकों के अक्षों पर परस्पर अतिव्यापन द्वारा बनता है, और जो पाई बंध होता है यह दो पी या डी अथवा पी व डी असंकरित कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा बनता है।
फिर सिग्मा आगमन में क्या आता है, यह एसएस, एसपी, पीपी या संकरित असंकरित आदि कक्षकों के अतिव्यापन पर बनता है। और जो पाई आबंध होता है यह पी या डी अथवा पी या डी कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा आबंध जो होता है इसमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, जबकि जो पाई आबंध होता है इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, यह अधिक स्थायी व कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो पाई बंध होते हैं यह अस्थायी व अधिक क्रियाशील होता है। सिग्मा बंध में क्या होता है, यह स्वतंत्र रूप से बन सकता है, और पाई बंध में क्या होता है, यह सिग्मा आबंध के निर्माण के बाद ही बन सकता है। सिग्मा आबंध में क्या होता है, यह अणु की आकृति निर्भर करता है, और पाई आबंध क्या होता है, इसका अणुओं की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह आबंध कोण को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। की संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में हमें इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको सिंपल संयोजकता आबंध के बारे में लिखना है और आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडे जल की बाल्टी में गर्म लोहे के टुकड़े को डालने से क्या जल की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी? क्या लोहे के टुकड़े ने कुछ कार्य किया? तो इसका उत्तर होगा ठंडे जल के ताप में वृद्धि होगी, क्योंकि जल की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। जल की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ऊष्मा स्थानांतरण के कारण होती है, कार्य के द्वारा नहीं। अतः लोहे ने कुछ भी कार्य नहीं किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की वायु ऊपर जाने पर ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा, ऊपरी वायुमंडल में दाब कम होता है, अतः ऊपर जाने वाली हवा का प्रसार हो जाता है, और इस प्रसार के दौरान वायु आंतरिक ऊर्जा व्यय करके कार्य करती है, जिससे उसका ताप गिर जाता है और वह ठंडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या होता है? तो इस नियम के तथ्य या फिर कथन निम्नलिखित हैं, तो हमने पॉइंट वाइज लिखे हैं इसमें। जैसे पहला पॉइंट है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसे तो एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट होगा, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा का कुल योग स्थिर अथवा संचरित रहता है। अगला पॉइंट होगा, जब एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुल्य मात्रा में दूसरी प्रकार की ऊर्जा अवश्य ही अदृश्य होती है। और फोर्थ पॉइंट है, एक शाश्वत गति मिशन अर्थात ऐसी मशीन जो ऊर्जा की खपत किए बिना कार्य कर सके का निर्माण असंभव है। अगला क्वेश्चन है, हैस का नियम क्या है? ऊष्मागति के प्रथम नियम का ही एक रूप है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा का निर्माण अथवा विनाश असंभव है। यही निष्कर्ष हैस के नियम से भी प्राप्त होता है, अर्थात किसी प्रक्रम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होने में प्रक्रम के दौरान ऊष्मा समान रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इस वीडियो में आपको जितने भी न्यूमेरिकल दिखाए जा रहे हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्मूलेस का ध्यान रखना, और आपको जो क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है उनका ध्यान रखना होता है, और उस हिसाब से आपको आपकी कैलकुलेशन करनी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें है, एक आदर्श गैस के समतापीय तथा उत्क्रमणीय प्रसार में कृत कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये सिंपल आपकी डेरिवेशन है। आपको इस डेरिवेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप डेरिवेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, हैस का नियम और उदासीनीकरण ऊष्मा। तो हैस के नियम के बारे में भी हमने ऊपर थोड़ा पढ़ा था। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, हैस के नियम के बारे में लिखेंगे कि जो हैश का नियम है उसे किसने दिया था, GH हैश ने। कब दिया था उसके बाद वो लिखेंगे 1840 में प्रस्तावित किया था। इसे हैश का स्थिर ऊष्मा संकल्पना नियम या फिर हैश का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछे कि हैश का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम लिखिए, तो आप हैश का नियम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण ऊष्मा। नेक्स्ट पॉइंट है उदासीनीकरण ऊष्मा। तो आपको उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में लिखना है, फिर आपको इसमें इसकी रिएक्शंस लिखनी है, और उसके बारे में थोड़ा थ्योरी लिखनी है, और आपका ये लॉन्ग टाइप एक क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, इसका भौतिक महत्व क्या है? सिंपल, आपने एंट्रोपी के बारे में लिखा है कि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के पदों में आंतरिक ऊर्जा को U से तथा एंथैल्पी को H से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार अव्यवस्था या मुक्त गति को एंट्रोपी कहा जाता है। इसे प्रतीक S द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतः एंट्रोपी S निकाय की अव्यवस्था की माप है। और उसके बाद आपको इसका भौतिक महत्व बताना है। इसका भौतिक महत्व क्या होता है कि एंट्रोपी निकाय की अव्यवस्था की माप है, अतः यदि एंट्रोपी बढ़ती है तो अव्यवस्था भी बढ़ती है। वेग प्रक्रम जो एंट्रोपी में वृद्धि के साथ हैं सामान्यतः स्वतः परिवर्तित होते हैं। उदाहरण है, पात्र में रखी बर्फ गलकर जल बन जाती है। इसी प्रकार से आपको इसका महत्व लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी से क्या तात्पर्य है? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? सिंपल, आपको लिखना है अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी, हेडिंग डालनी है। फिर आपको अभिक्रिया एंथैल्पी के बारे में लिखना है। फिर अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है, उसका उदाहरण देना है, डेफिनेशन देनी है और अभिक्रिया एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं आपको उनके बारे में लिखना है। जैसे पहला कारक होता है अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था। फिर दूसरा कारक होता है अभिकारकों की मात्रा और अभिकारकों के अपरूप और ताप तथा दाब की परिस्थितियां। और पांचवा है स्थिर दाब तथा आयतन की परिस्थिति। आपको इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और साथ साथ में उसके उदाहरण भी देने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सम आयनन प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है विलयन में दुर्लभ अपघट्य के वियोजन साम्य में समान आयन युक्त प्रबल अपघट्य मिलाने पर वियोजन की मात्रा में आने वाली कमी को क्या कहते हैं? सम आयनन प्रभाव कहते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस किया जाएगा सभी क्वेश्चंस को। तब तक आप जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए। जो डेरिवेशन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो सिंपल वेबसाइट पे जाके जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं जो भी आपको PDF चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।